India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स राउंड अप देख रहे हैं आप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अडानी ग्रुप की ओर से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। दुबई की कंपनी सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्प ने इस प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसी के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसे एशिया का सबसे बड़ा शहरी पुनर्वास कार्यक्रम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। इनमें अडानी प्रॉपर्टीज, महाराष्ट्र सरकार और दुबई की सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्प शामिल है। सेकलिंक ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। उसका कहना था कि उसकी बोली अडानी ग्रुप से बेहतर थी। दिसंबर 24 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेकलिंक की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि सेकलिंक के तर्क में दम नहीं है। सरकार को ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सही बोली चुनने का अधिकार है। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेकलिंक से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उसकी 8,640 करोड़ रुपए की बोली अडानी की 5,069 करोड़ रुपए की बोली से काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेकलिंक को अडानी की ओर से पहले तय की गई सभी शर्तों का पालन करना होगा। इनमें रेलवे को 1,000 करोड़ रुपए का लीज भुगतान, 2,800 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति भुगतान और 812 रेलवे क्वार्टर का निर्माण शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइलें कोर्ट में पेश की जाए। अगली सुनवाई 25 मई को होगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण राव की पीठ ने पक्षों को सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद को निपटाने का सुझाव दिया, क्योंकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हाईकोर्ट के समक्ष कानूनी लड़ाई वांछनीय नहीं होगी। पीठ ने मौखिक रूप से सुझाव दिया कि पक्षकार चर्चा के बाद न्यायालय के बाहर अपने विवादों को सुलझा ले, लेकिन वकील ने कहा यदि आवश्यक हुआ तो इस आशय का लिखित आदेश भी पारित करेंगे। राज्यपाल की ओर से पेश हुए डीएसजी धीरज त्रिवेदी ने मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की, जिस पर पीठ ने टिप्पणी की कि वह मामले को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर है। समय बढ़ाने की अनुमति देते हुए इसने त्रिवेदी को मामले को सही ढंग से निपटाने का प्रयास करने का सुझाव दिया। मामले को 9 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए रखा गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने उन्हें बताया है कि राजभवन की एक पूर्व कर्मचारी द्वारा राज्यपाल के खिलाफ हाल ही में लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण वे राजभवन में जाने से सुरक्षित महसूस नहीं करती। यह याचिका मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणी के बाद आई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें पुणे के प्रसिद्ध बर्गर किंग को बर्गर किंग ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका गया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया
और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पुणे स्थित रेस्टोरेंट के मालिकों द्वारा दायर अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। यह मामला अमेरिकी फूड जॉइंट बर्गर किंग और पुणे स्थित रेस्टोरेंट के बीच ट्रेडमार्क विवाद से संबंधित है। अमेरिकन कंपनी ने दावा किया कि उसने 1954 में बर्गर किंग नाम से बर्गर बेचना शुरू किया था और वर्तमान में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फास्ट फूड हैमबर्गर कंपनी है, जो 100 देशों में 30,300 लोगों को रोजगार देती है। कंपनी ने 2011 में यह मुकदमा दायर किया था, जिसमें पुणे स्थित रेस्टोरेंट के मालिकों द्वारा बर्गर किंग के उपयोग पर स्थायी निषेधाज्ञा लगाने और 20 लाख रुपए के हर्जाने की मांग की गई थी। हालांकि प्रतिवादी और शापूर ईरानी, जो पुणे स्थित रेस्टोरेंट के मालिक हैं, ने तर्क दिया कि 1992 से इस ट्रेड नाम का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी कंपनी ने पंजीकरण के बाद लगभग 30 वर्षों तक भारत में ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं किया। मुठभेड़ में इस मुकदमे में कोई ठोस आधार न पाते हुए जिला अदालत ने पाया कि प्रतिवादी भारत में संबंधित ट्रेडमार्क के पूर्व उपयोग करता है। जिला अदालत ने आदेश को चुनौती देते हुए अमेरिकी बर्गर किंग ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी। दिसंबर 2024 में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई और बर्गर किंग ट्रेड नेम का उपयोग करने से रोकने का आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट इस अपील पर सुनवाई जारी रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएनएसएस या सीआरपीसी की धारा 319 पर एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अतिरिक्त आरोपी को बुलाने की शक्ति का प्रयोग मुकदमे के समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए। लेकिन यदि समन के लिए पूर्व परीक्षण आवेदन खारिज कर दिया जाता है, पुनरीक्षण में अस्वीकृति को अलग रखता है और पुनर्विचार का आदेश हाईकोर्ट देता है, तो आवेदन को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जाता क्योंकि उस पर सुनवाई मुकदमे के समाप्त होने के बाद हुई थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि समन आवेदन को खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट का पुनरीक्षण आदेश निचली अदालत के मूल अस्वीकृति आदेश से संबंधित है। मुकदमे के बाद आवेदन पर निचली अदालत द्वारा बाद में पुनर्विचार केवल इसलिए अवैध नहीं माना जाएगा क्योंकि यह मुकदमे के समापन के बाद हुआ था। पीठ ने 14 अप्रैल 2009 को दर्ज की गई एफआईआर से उत्पन्न इस मामले की सुनवाई की। 2 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, अन्य के खिलाफ जांच जारी रही। ट्रायल कोर्ट ने 2009 को आरोप तय किए, जिसके कारण 2011 में इरशाद और इरफान को दोषी ठहराया गया। धारा 319 सीआरपीसी के तहत आरोपियों को बुलाने के लिए एक के बाद एक आवेदन को 2010 में खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने 2021 में अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में ट्रायल कोर्ट को धारा 319 के तहत एक आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। ट्रायल कोर्ट ने बाद में 2024 में अतिरिक्त आरोपियों को तलब किया, जिसके कारण वर्तमान अपील हुई। मुकदमे के समापन के बाद समन आवेदन पर निर्णय लेने के लिए निचली अदालत के लिए मुकदमे पर रोक लगाने की कोई बाध्यता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट और असामाजिक गतिविधि अधिनियम 1986 के तहत उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में अंतरिम जमानत दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने अंसारी को अंतरिम राहत देते हुए जमानत की सख्त शर्तें लगाई, जिसमें यह शामिल है कि वह ट्रायल कोर्ट के स्पेशल जज की पूर्व अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकते। यदि वह मऊ में अपने निर्वाचन क्षेत्र की यात्रा करने का इरादा रखते हैं तो ट्रायल कोर्ट और जिला पुलिस से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। अंसारी को यह भी निर्देश दिया कि वह विचाराधीन मामलों में कोई सार्वजनिक बयान न दे। मामला अब 6 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया गया और कोर्ट ने मुकदमे की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी। अंसारी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें अन्य मामलों में जमानत दी गई
उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाने वाली एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन न्यायालय ने ज़रूरत पड़ने पर दूसरी एफआईआर दर्ज करने की छूट दी, इसलिए ऐसा मामला नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा मामले में गवाह सभी पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए उनको धमकाया नहीं जा सकता। सिब्बल ने कहा सभी सबूत एकत्र कर लिए गए। इसके विपरीत राज्य की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नटराज ने इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया कि वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, प्रभाव किसी भी हद तक जा सकता है। अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे, गवाहों को धमकाएंगे। नटराज ने जोर देकर कहा कि अदालत को कम से कम 2 या 3 प्रमुख गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति देनी चाहिए। इस पर जस्टिस कांत ने कहा, आप कब तक उसे जेल में रखेंगे? हम आपको 1 महीने में मुकदमा पूरा करने के लिए अनुचित दबाव नहीं डालना चाहते। इससे अपराध के पीड़ितों को बहुत नुकसान होता है। आपराधिक न्यायशास्त्र में जो अभियुक्त उन्मुक्त हैं, हमें पीड़ितों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा। सिब्बल ने कहा, सभी गवाह पुलिस अधिकारी हैं, मैं उन्हें कैसे धमका सकता हूँ? विशेष अनुमति याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 18 दिसंबर 2024 को उनकी जमानत खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भारतीय वन सेवा अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों द्वारा उनके प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने की शिकायत का समाधान करने को कहा। संवर्गों के बीच चल रहे टकराव पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि आईएएस अधिकारी आईएफएस और आईएफएस अधिकारी पर वर्चस्व दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्रतिक्रिया देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, अधिकारियों के बीच ऐसा कोई टकराव नहीं है, इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। जस्टिस गवाई और जस्टिस मसीह की खंडपीठ मध्य प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी। 29 जून 2024 को वन अधिकारियों के पीआर के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। आईएफएस अधिकारियों ने शिकायत की कि आईएएस अधिकारी उनके द्वारा उठाए गए वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण कदमों की बारीकियों को नहीं जानते। मध्य प्रदेश भारतीय वन सेवा संघ ने तर्क दिया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में आईएएस अधिकारियों को शामिल करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है। संदर्भ के लिए टीएन गोदावर्मन मामले में दिए गए आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वन विभाग के अधिकारियों की गोपनीयता रिपोर्ट लिखने के लिए सक्षम प्राधिकारी उसी सेवा में उनसे सीनियर अधिकारी होंगे। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार उसका मौजूदा आदेश कानूनों के अनुपालन में था, जिसमें संशोधित अखिल भारतीय सेवा नियम 2007 भी शामिल है। उनका कहना है कि जिला कलेक्टर या मंडल आयुक्त केवल कल्याणकारी योजनाओं पर अतिरिक्त रिपोर्ट देंगे, न कि मुख्य वन प्रबंधन कर्तव्यों पर। मुंबई के सेट में एक मामले पर सुनवाई हुई। मुंबई का यह मामला खेलो एमसीएक्स रिसर्च सर्विसेज और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें खेलो एमसीएक्स सर्विसेज ने सेबी के आदेश के खिलाफ सिक्योरिटीज़ अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील की थी। खेलो एमसीएक्स सर्विसेज, जिसके एकमात्र मालिक यश चावला सेबी के तहत पंजीकरण कराए बिना बाजार ट्रेडिंग के नाम पर निवेश सेवाएं चला रहे हैं। ऐसी गतिविधियां सेबी अधिनियम 1992 की धारा 12 भाग 1 का उल्लंघन है। केस की पूरी जानकारी देंगी मुंबई से हमारी इंडिया लीगल रिसर्चर अपूर्वा चौहान, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अपूर्वा, स्वागत है आपका। अब इस पूरे केस में अभी तक की अपडेट और लोगों को तमाम जानकारी आपके माध्यम से जो लोग सुनना चाहते हैं उनको बताइए। जी, ये मामला खेलो एमसीएक्स रिसर्च सर्विस और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सीबी के बीच का है, जिसमें खेलो एमसीएक्स सर्विस ने सीबी के ऑर्डर के खिलाफ सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल में अपील की है। खेलो एमसीएक्स सर्विस, जिसके सोल प्रोपराइटर यश चावला चला रहे थे, बजाज ट्रेडिंग नाम से इन्वेस्टमेंट सर्विस ऑपरेट कर रहे थे, बिना सीबी से रजिस्टर्ड हुए। वेबसाइट ने ऐसे दावे भी किए हैं जैसे कि पहले आप कमाओ, फिर से 10% अपने मुनाफे को चुकाओ, और फिर ट्रायल भी दिए। साथ ही कुछ बड़े बड़े दावे भी किए, जैसे हम 100% रिटर्न 18 से 24 महीने में देते हैं और सिर्फ 3 महीने में 100% प्रॉफिट कमाओ।
और यश चावला जो खेलो एमसीएक्स के प्रोफेटर है, लगातार इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करते रहे और उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट पैकेजेस अनऑथराइज तरीके से ऑफर कर रहे थे। इस वजह से सीबी ने तुरंत और रोकथाम करने वाले कदम उठाने जरूरी समझे। यश चावला को पब्लिक से और फीस कलेक्ट करने से रोका जा सके और उसको ऐसे अनऑथराइज इन्वेस्टमेंट एडवर्सरी एक्टिविटीज में शामिल होने से भी रोक सके। ये एक्टिविटी सीबी एक्ट 1992 के सेक्शन 12 क्लोज 1 का उल्लंघन करती है, जिसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बिना सीबी के रजिस्टर के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरह काम नहीं कर सकता है। इसके अलावा कि सीबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन 2013 के सेक्शन 3 क्लोज 1 का भी उल्लंघन करते हैं, जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति सीबी से सर्टिफिकेट लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में काम नहीं कर सकता। ये अपने आप को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं बता सकता। सेबी ने अपने ऑर्डर में कंफर्म किया कि खेलो एमसीएक्स सर्विस इलीगल तरीके से ऑपरेट हो रहा है, उन्हें आगे सर्विस चलाने से रोक दिया। उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट से ली गई फीस वापस करने का ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर के खिलाफ खेलो एमसीएक्स सर्विस ने सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की। इसमें ट्रिब्यूनल ने आज केस 25 मार्च 2025 तक के लिए एडजर्न कर दिया है। शुक्रिया पूर्वा तमाम जानकारी देने के लिए। कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.